नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ने भारत के बड़े उद्योग घरानों और निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिलायंस, अडानी, आइशर मोटर्स और आदित्य बिरला ग्रुप जैसी कंपनियां अपने अपने स्तर पर रणनीति बदल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार के प्रयास इस टैरिफ के असर को वाकई कम कर पाएंगे? क्या सरकार की अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कारगर होगी? वैकल्पिक बाजार तलाशने और नई नीतियां बनाने की कोशिश सफल होगी, लेकिन सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पर्याप्त है या फिर भारतीय उद्योग को आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी टैरिफ ने देश की टॉप बिजनेस फैमिली की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों को इस टैरिफ के चलते नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये कंपनियां टैरिफ की मार से बचने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव कर रही हैं। कुछ कंपनियां अमेरिका सहित कम टैरिफ वाले देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं, तो कुछ इन देशों में पहले से मौजूद अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एक्सपोर्ट पर विचार कर रही है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो कंपनी ने अपनी पहली छमाही में रूस से 14.2 करोड़ बैरल तेल आयात किया, जिससे भारी मुनाफा कमाया। कंपनी का अमेरिका में गैसोलीन और एनर्जी का बिजनेस है, लेकिन 50% टैरिफ के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट देखी गई। उधर आइशर मोटर्स की मिड साइज बाइक की अमेरिकी बाजार में 8% हिस्सेदारी है। कंपनी ने मार्च में अमेरिका को 9,000 बाइक भेजी थी। ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए कंपनी अपना स्टॉक अमेरिका से पड़ोसी देश के गोदाम में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। इसी तरह आदित्य बिरला समूह टेक्सटाइल व यौन निर्माता और निर्यातक है। इस ग्रुप ने अमेरिका में $1,500 करोड़ का निवेश किया है। अब टैरिफ से समूह को अमेरिकी कारोबार पर असर पड़ सकता है। बात करें अडानी ग्रुप की, तो ट्रंप के टैरिफ से कंपनी का विदेशी व्यापार प्रभावित होता है, तो 15 पोर्ट टर्मिनलों व 27% मार्केट शेयर के साथ अडानी पोर्ट्स को नुकसान हो सकता है। ग्रुप के सोलर मॉड्यूल्स का अधिकांश निर्यात अमेरिका को होता है, जिस पर असर पड़ सकता है। व्यापारी या आयातक टैरिफ की गड़बड़ाहट से बड़े परेशान रहते हैं। वो ऐसे माल का व्यापार नहीं करना चाहते जिसके बारे में संशय हो कि जब तक वो पहुंचेगा दूसरी तरफ तब तक कितना टैरिफ होगा। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। जितना टैरिफ जिस व्यापार पर, भारत के निर्यात पर टैरिफ लगा है, वो भारत के सकल उत्पाद का तकरीबन 2% बैठता है। और अर्थशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में इन टैरिफ की वजह से भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर में तकरीबन 0.4% का ह्रास हो सकता है। भारत अमेरिका को अपने कुल निर्यात का 20% सामान भेजता है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद करीब 4.22 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। इस टैरिफ से भारत के बड़े उद्योग घरानों और निर्यातकों पर असर पड़ना तय है। हालांकि केंद्र सरकार इसे कम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। सरकार अमेरिकी प्रशासन से उच्च स्तर पर बातचीत कर रही है, साथ ही वैकल्पिक बाजारों में निर्यात बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों को तेज करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत और अन्य कम टैरिफ वाले देशों में बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है, ताकि भारतीय कंपनियां अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार के ये प्रयास कितने प्रभावी होंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। विजय नंदन, स्वदेश टीवी। चलिए तो
टैरिफ की बात काफी लंबे समय से चल रही थी और 50% टैरिफ से देखिए इकोनॉमी कैसी रहेगी ये तो बात करेंगे ही। कितना इफेक्ट पड़ेगा वो भी कई बार हमने चर्चा इस विषय पर की है, लेकिन जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है जो बड़े उद्योगपति हैं उन लोगों पर इस टैरिफ का कितना असर पड़ेगा, आज मुख्य रूप से बात हम इस पर करेंगे। और इसलिए भी करेंगे क्योंकि इकोनॉमी पर इफेक्ट तब पड़ेगा जब यहां से चीजें जाएंगी, क्योंकि जो लोग बड़े स्तर पर जिनके उद्योग हैं, जिनकी कंपनीज हैं, जो बड़ी मात्रा में आयात निर्यात करती हैं, उन पर इस टैरिफ का कितना इफेक्ट पड़ेगा। यदि वो इफेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे इकोनॉमी पे भी चीजें आएंगी, क्योंकि व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसे हम नकार नहीं सकते। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, महेश जी का स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी आपका भी बहुत स्वागत है। उद्योगपति दीपक भंडारी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सुमन भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको अच्छी तरह सुन पा रहा हूं। हाँ अनुपम जी, क्योंकि 50% टैरिफ को लेकर हम लोग कई बार हमने बातचीत करी, भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये एक तरफ है। इससे बड़ी बात यह भी है कि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमें आज उन लोगों पर ज्यादा थोड़ा सा कंसर्न हुए, उन लोगों की व्यापार पर कंसर्न होना पड़ रहा है जितने भी हमारे बड़े उद्योगपति हैं। अंबानी अडानी से आप चलिए, मित्तल पर चलिए, आप बड़ा जो टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बड़े जितने भी उद्योगपति हैं जो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, इन पर 50% टैरिफ की जो मार होगी वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, और यदि ये इफेक्टिव होती है तो आने वाले समय में हमारे लिए ये कितना इसको मैनेज करना पड़ेगा, कौन सी वो चीजें हैं जिसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर 50% टैरिफ का असर तो दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को करीब $86 बिलियन का हुआ करता था, जो कि टैरिफ लगने के बाद अब सीधे 50% घट जाएगा। अब ये $36 बिलियन के आसपास होगा। यानी कि आप मोटा मोटा अंदाजा लगाइए कि जो सामान आसानी से अमेरिकन मार्केट में चला जाया करता था, उसको अब वो वहां पर लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमें अल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सारी तो जो एक्सपोर्ट हमारे, जैसे एक डायमंड का एक्सपोर्ट आप मान लीजिए, सूरत में गुजरात में इसका पूरा हब बनाया गया था, और डायमंड अब तो प्रैक्टिकली अमेरिका हमसे खरीदेगा ही नहीं। जहां पर 2% टैरिफ था, अब वहां पे 50% हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कितना रेट अमेरिकन लोगों के लिए बढ़ जाएगा और वो हमसे डायमंड खरीदना बंद कर देंगे। अब इसका असर देखिए, जो डायमंड के हब सूरत में बने हुए हैं वहां पर लोगों के जॉब जाएंगे, वहां पर जो लोग इस बिजनेस में लगे हुए हैं उनको नुकसान होगा, और उसका जो साइड इफेक्ट है तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण ये बताने के लिए काफी है कि 50% टैरिफ का नुकसान तो इंडियन एक्सपोर्ट को होगा, क्योंकि हम अमेरिका को भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। इस वजह से हमको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा अमेरिका के बनिस्बत। जैसा अभी आपने बाइट में भी दिखाया था, वो बता रहे थे कि 0.4% मोटा मोटी जीडीपी में ह्रास होगा। तो 0.4% का ह्रास होना एक बड़ा एक पैमाना सेट करेगा हमारे नुकसान का। और चाहे वो बिरला ग्रुप हो, जिसका टेक्सटाइल में यान के ऊपर तमाम पकड़ है पूरी दुनिया में, वो अपने टेक्सटाइल को बेचते हैं, अपने यान को बेचते हैं, धागे को बेचते हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। और जिस तरह से आपने आयशर कंपनी के बारे में दिखाया कि वो अपना गोदाम शिफ्ट करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इनको नुकसान होगा तो ये कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेटजीज अपनाएंगे ही अपनाएंगे। इसके अलावा ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि रातों रात अगर ये सोचे कि अगर आयशर सोचे कि रातों रात में सारा अपने मोटरसाइकिलें अमेरिका की जगह किसी और देश को बेच दूंगा, तो ये संभव नहीं है। मार्केट तलाशने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, और कंपनियों के साथ साथ सरकार को इसमें लगना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है। इस तरह के टैरिफ के सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक नुकसान में या फायदे नहीं होते हैं, ये कई अन्य चीजों पर भी असर डालते हैं। इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस होते हैं। आपकी जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, विदेश नीतियां बनती हैं, उसके ऊपर भी इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती एक अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, अब इस टैरिफ लगने के बाद हम कहीं ना कहीं अमेरिका से दूर होंगे। यानी जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उसमें परिवर्तन आएगा, हमारे तमाम फैसलों पे इसका असर दिखाई देगा। मसलन हमको जो भी हथियार खरीदने, हम अमेरिका से लगभग कई सारे हथियार खरीदते हैं, और आने वाले दिनों में 5th जनरेशन फाइटर समेत तमाम चीजें खरीदना चाह रहे थे। हम अपने जो होम ग्रोन एयरक्राफ्ट जो बना रहे हैं, तेजस वगैरह, उनके लिए हम इंजन की बात कर रहे थे। अब वो सारे मसले भी खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक नुकसान नहीं है, इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं, और भविष्य में जो हमारी चुनौतियां आने वाली है उनको मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर सरकार को अभी से जुट जाना चाहिए, लगातार प्रयास करने चाहिए। अल्टरनेटिव मार्केट्स, अल्टरनेटिव इंपोर्ट्स, अल्टरनेटिव जो बाजार है वो सब कुछ ढूंढने पड़ेंगे आपको, और अपने व्यापारियों को जिनका नुकसान हो रहा है उनको, उनके लिए भी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। सरकार ने एक पहल करी है, जीएसटी को सरल करने की कोशिश करी है, और ये पहला कदम है और काफी स्वागत योग्य कदम है। इस तरह के और कदम लेने पड़ेंगे, तभी जाकर के इस टैरिफ को आप बर्दाश्त कर पाइएगा। अदरवाइज अभी जैसे ही ये खत्म होता है, आपका त्योहारों का सीजन खत्म होगा, त्योहारों के सीजन में आपकी डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है काफी रहती है, और जैसे ही ये त्योहार खत्म होंगे दिवाली के बाद, जब डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड में कमी आएगी, तब आपको ज्यादा असर अपने शेयर मार्केट में दिखाई देगा, तब आपको ज्यादा असर अपने उद्योगपतियों के ऊपर दिखाई देगा, और उसके बाद ये लोग मजबूर होंगे कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए। तो इसके लिए सरकार को और उद्योगपतियों को मिलकर काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मेरे कहने का बेस यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इसके बहुत ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो रिपरकशंस हैं वो तमाम अन्य जगहों पर दिखाई देंगे, पॉलिटिक्स में दिखाई देंगे, विदेश नीति में दिखाई देंगे, रक्षा नीति में दिखाई देंगे, और ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। राखी जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। ओमनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। ओमनाथ जी, सबसे बड़ी बात होती है 50% टैरिफ का हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो कितना इफेक्ट ये डालेगी। भले ही एकदम से ना सही, लेकिन धीरे धीरे एक असर तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि तोड़ने की कोशिश तो करी ही है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि हमेशा से चाह रहे थे। बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है, उनकी खुद की भी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें लगता है इस 50% टैरिफ से मैं बहुत कुछ तोड़ सकता हूं, बहुत कुछ ब्रेक कर सकता हूं, भारत में बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं। तो उन्हें जो करना था उनने कर दिया। तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बेहतर हो सकता है और इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, लेकिन उन्होंने क्या सारे सामानों पे 50% का टैरिफ लगाया? उत्तर है ना। अगर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर है, मोबाइल फोन्स हैं, फार्मा है, उस पे अमेरिकन राष्ट्रपति ने अभी तक कोई टैरिफ भारत के एक्सपोर्ट पर नहीं लगाया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता, कंपोनेंट्स और सर्विसेज हैं जिसकी आवश्यकता अमेरिका को भी है, और अमेरिका अगर उस पर टैरिफ लगाता है, चाहे वो फार्मा हो जो भारत 5% की कॉस्ट से उनको सप्लाई करता है, या सॉफ्टवेयर हो जहां पे जितनी भी उनकी कंपनीज हैं, गूगल है, मेटा है, अमेजॉन है, जिनको भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सर्विसेज देती है, इन सब जगहों पे उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होती है, उन्होंने कहा जरूर कि आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वहां पे टैरिफ नहीं लगा, लेकिन हमारे जो वो इंडस्ट्रीज जहां पे हम आसानी से टैरिफ लगा सकते थे, चाहे रिलायंस का ऑयल हो, चाहे अदानी के पोर्ट से जाने वाला सामान हो, या आयशर मोटर्स हो, या फिर मदरसन सुमी से मिलने वाला ऑटो कंपोनेंट पार्ट हो, जो इजीली रिप्लेसेबल है किसी दूसरे वेंडर के द्वारा, वहां पे उन्होंने टैरिफ लगाया। तो इसी में उत्तर भी निहित है कि अगर आपका प्रोडक्ट इंडिस्पेंसेबल है, आपके प्रोडक्ट में वो वैल्यू है, आप उन्हें वो चीज प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए फायदे की है, तो वो टैरिफ उसमें नहीं लगा पाते। तो उससे ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कोई वैल्यू एडिशन ऐसा करते हैं जिसके कारण अमेरिका या कोई दूसरा देश हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ न लगा सके, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। नेपाल जैसे एक छोटे देश ने कल जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, मेटा, फेसबुक, XYZ, मैसेंजर, सब पे बैन लगा दिया। नेपाल एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने अमेरिका की सारी कंपनियों पे बैन लगाया, उनकी कोर्ट की एक रूलिंग की अवहेलना के कारण सिर्फ इतना सा नहीं रहा होगा, पीछे बहुत बड़े कारण रहे होंगे। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, भारत पे भी लगाया, उसने अमेरिका पे भी लगाया। रेयर एक्सपोर्ट का मेटल बहुत महंगा नहीं आता, ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत छोटा सा रोल अदा करता है कीमत के तौर पे, लेकिन बिना रेयर अर्थ मेटल्स के कोई भी पार्ट कार बन नहीं सकती, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक बन नहीं सकती, कोई भी मोबाइल बन नहीं सकता। लेकिन एक मेटल के बैन लगाने से अमेरिका घुटनों पे आया और उसने अभी तक चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वैसी ही सिचुएशन भारत को भी एक जमाने में क्रिएट करनी होगी। हमारे पास में वो वैल्यू एडिशन होना पड़ेगा जिसके कारण अमेरिका बैन ना लगा सके, जो आज की डेट में हमारे पास में इन 50% प्रोडक्ट के केस में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनके पास में रेमेडी क्या अवेलेबल है?
रेमेडी अवेलेबल है कि अगर आप देखेंगे स्टील एल्युमिनियम ने ये वाला बैन आज से नहीं बहुत लंबे समय से फेस किया है। अगर आपको आज से 7 या 8 साल पुरानी बात बताऊं, इंडोनेशिया ने भी भारत को कोल देने से बैन लगा दिया था, लेकिन उस समय अडानी पावर को बहुत बड़ा असर पड़ा था। इंडोनेशिया के बैन लगा देने से, ऑस्ट्रेलिया के बैन लगा देने से ऐसा नहीं कोल की सप्लाई रखी, हमने ऑल्टरनेट्स को एक्सप्लोर किया। वैसे ही जब हमारे प्रोडक्ट पे बैन लगा है तो निश्चित तौर पे हमें सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करना होगा अपने मार्केट का, और हमें ऑल्टरनेट्स को एक्सप्लोर करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमें अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, प्योर अगर हम सप्लाई और सेल का काम कर रहे हैं, तो हमें रिप्लेस कर पाना बहुत आसान है। लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन के साथ में अगर हम अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करेंगे तो 100% हम पे बैन लगाने से पहले किसी भी कंट्री को एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा। तो ऑब्वियसली ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन इसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी छोटी कंपनी नहीं है, दे हैव गुड मैन पावर, और निश्चित तौर पे वो इससे कम आउट करेंगे पॉजिटिवली। ठीक है, वापस आऊंगी। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ दीपक जी, क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं और सबसे ज्यादा जब टैरिफ की बात आती है, तो जब भी कोई इस तरह का स्लैब आता है, 50% टैरिफ की बात आती है, तो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, हम तो यहाँ सभी की बात कर रहे हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, मित्तल हो, सभी बड़े ग्रुप जो वाकई में एक बड़े बिजनेस को लेकर इस देश में है, समझना पड़ेगा कि उस टैरिफ का कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक करने की जो कोशिश की गई है वो असल में कितनी ब्रेक हो पाएगी। क्योंकि ये भी है, अभी इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है जितने भी बिजनेसमैन हैं कि वो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्ट उनको ना पड़े। बिल्कुल करना चाहिए था उनको, और करना भी चाहिए, क्योंकि यदि सब कुछ ही ब्रेक हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि छोटे मोटे ग्रुप नहीं है। एक उद्योगपति होने के नाते आप इस टैरिफ की मार को किस तरीके से देखते हैं? मैडम, छोटे मोटे ग्रुप नहीं है, ये तो सर्वविदित है और पूरा विश्व जानता है। और इतने बड़े ग्रुप हैं कि ये अपना रास्ता खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन आज 9 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई जो कि एक्टिव है भारत में, और जो अभी नए स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, वो स्टार्टअप कहाँ जाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ मैडम कि बुराई में अच्छाई है। आज डॉलर पर निर्भरता तो कम होगी हमारी। हम ब्रिक्स कंट्री की बात कर रहे हैं, हम एक नई करेंसी चलाने की बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सौदे सब डॉलर में कर रहे हैं। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ उठाने का एक बहुत जबरदस्त कदम रहेगा। भले ये कड़वी दवाई है, कड़वा घूंट है, हमारा देश इसको पी रहा है, लेकिन इसका भविष्य में हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आज देखिए, हम अगर आप रिलायंस की बात कर रहे थे, हम तेल खरीद रहे हैं तो वो इंडियन करेंसी में खरीद रहे हैं, ना कि डॉलर में खरीद रहे हैं। ओपेक कंट्रीज इतने सालों से डॉलर को साथ में लेके चल रही है। आज जो आरामको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी डॉलर के बिना सौदे नहीं करती है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पूरा यूरोप, पूरा लैटिन अमेरिका, इंग्लैंड से तो FTZ हो चुका है, फ्री ट्रेड हो गया है। यूरोप ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज, सारे लोग, हम भारत का माल आज बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी गुडविल है। हमारा एक्सपोर्ट, अभी जो ये तकलीफ आ रही है, इससे कम से कम 10 गुना एक्सपोर्ट होगा। विश्व के हर देश ने हमारे लिए दरवाजे खोल रखे हैं। और वास्तव में MSME को इस समय में मदद की दरकार है। अमेरिका में स्टैंडर्ड माल जाता था, अब वह विश्व के अन्य देशों में जाकर भारत की गुडविल को और बढ़ाएगा। क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, हम कहीं और बेचेंगे, थोड़ा सा हम कम कमाएंगे, लेकिन हमारी एक जो गुडविल बनेगी वो आने वाले समय तक भारत को एक बहुत बड़ा फंड फ्लो और कैश फ्लो देने वाली है। तो यह एक अमृत काल में हमारे लिए कड़वी दवाई जरूर है, लेकिन विश्व की 120 कंट्री हमारे लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है, यह हमें अब साफ दिखने लगा है। ठीक है दीपक जी, एक बात और है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव उनको ना पड़े। आपने भी एक लाइन में बात को क्लियर कर दिया कि ऑलरेडी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो इसका रास्ता खुद निकाल लेंगे। ऐसे देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें अमेरिका को प्रोडक्ट्स ना देने पड़े और हम क्यों इतना टैरिफ का भार झेलें, तो क्यों ना हम दूसरे कंट्री में कुछ ऐसी व्यवस्था देख लें अपने टर्म्स पे, या फिर हम उसको ऐसे स्टोर करके देख लें कि हम उन चीजों को होल्ड करके रखें ताकि उस टैरिफ से हम बचें। लेकिन इसको कितना सक्सेसफुली कर पाएंगे? हर जगह हर प्रोडक्ट पर तो नहीं हो सकता। आप खुद ही न्यूज देख रहे होंगे, आप खुद न्यूज सुनाते भी हैं लोगों को। आप देखिए, अमेरिका के अंदर से विरोध की और विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। आज ट्रम्प की बुराई वहीं के लोग कर रहे हैं, और वो लोग तो डिपेंड हैं आज सॉफ्टवेयर के लिए। इंडिया के अलावा उनके पास कहीं ऐसे स्किल डेवलपर्स नहीं मिलेंगे।
उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी आज सन फार्मा सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है यूएस को। ये सब पूरा विश्व जानता है। आज जापान की कंपनियां, आज चाहे गल्फ की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां भी इतना सप्लाई नहीं कर पा रही जो इंडियन कंपनियां कर रही है। तो वो डिपेंड है, और अगर वो हमसे पंगा लेंगे तो इनको हमसे ज्यादा बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। हम तो फिर भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारा कंज्यूमर बेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो इतनी आबादी ही नहीं, 35 करोड़ की आबादी, हम तो 150 करोड़ की आबादी है। तो आने वाले समय में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये जो उस्तादी दिखा रहे हैं ना, ये उनके गले पड़ने वाली है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। महेश जी, यहाँ पर अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जितना मैं देखिए इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा वो एक्सपर्ट ने अपनी बात रखी। ओवरऑल जो बिजनेसमैन हैं वो 50% टैरिफ झेलते हैं, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी बात आ गई। और एक बिजनेसमैन होने के नाते दीपक जी ने भी बहुत सारी चीजों को बोला, रास्ता हम निकाल लेंगे। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, माना कि हम भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम क्या अमेरिका को यहां पर एक रिटर्न गिफ्ट देंगे 50% का, या हमारी एक नीति उस रिटर्न गिफ्ट को देने की होनी चाहिए? ये मुझे इसलिए पर्टिकुलर लगता है कि आपने किया ठीक है, लेकिन हमसे, हमारी भी तो कुछ डिपेंडेंसी आप लोगों की हम पर भी है। जैसे कि अभी दीपक जी कह रहे थे कि उनको दिक्कत आएगी, तो वो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है सर, उसके लिए क्या कोई नीति बनाई जाएगी? जी, ये पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो जो अमेरिका का जो टैरिफ है या उस टैरिफ को लेकर जो चुनौती है, उस चुनौती को लेकर जिस तरह का एक वातावरण क्रिएट किया गया देश में कि पता नहीं देश की इकोनॉमी इससे डूब जाएगी या देश की इकोनॉमी इससे उभर नहीं पाएगी। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों से समझने की कोशिश करनी चाहिए तो उस तरह का हाय तौबा मचाए हुए, क्योंकि 34% तो आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर टैरिफ एप्लीकेबल नहीं है। अब रही बात की बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो अमेरिका में होते नहीं, जो पक्का ही कोई उनको अच्छी क्वालिटी के पपीता दे भी नहीं सकता है। कम कम 20 से 25 ऐसे प्रोडक्ट है जो मजबूरन उनको लेना है। अगर उन प्रोडक्टों को हम कहीं सामने रख के बात करें तो वो कम से कम 16 से 17% या 18% उन प्रोडक्ट है जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो और जो ट्रेड डील है उसमें यही चीजें जो है हमारी जिनकी टेक्सटाइल भी है, कुछ और भी आइटम है चमड़े का, वो भी कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट करने में सफल रहेंगे। तो मिला जुला के जो हमारे डेफिसिट समझ में आ रहा है वो लगभग 15 से 20% के आसपास आएगा, जो इसकी वजह से आएगा। सरकार इसके ऊपर अच्छे से अमलो दरम कर रही है, अच्छे से इसलिए बहुत कमर्स एंड ट्रेड उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को कर रखा और पब्लिक ने उन्होंने ये बात कही कि अभी वो दिन भी जापान की भाषा का मिलता है या वो क्या किया 15 किया। तो आज हम उम्मीद की नहीं छोड़े हैं, हमारे साथ जो है तो हम उससे बातचीत का रास्ता बंद कर दें, इस तरह का प्रिपरेशन भावना से इस तरह का होती है। तो उसका कहीं अगर हम डायलॉग या बातचीत के जरिए से अगर उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे देश में हमारे मोदी तो हम उस चीज को समझते हुए कहीं ना कहीं हमारा टॉप भी जारी है। एक अच्छा इंडिकेशन हुआ कि राष्ट्रपति ने तो है और किसी भी तरह से अगर इस बारे में कोई ऐसी अड़चन होगी, कोई दिक्कत होगी, सरकार सक्षम है। और हमने 2014 में जो अमेरिका के साथ था हमारा एक्सपोर्ट, इसका 32% हमने संबंध कोई संबंध और मुझे भी लगता है महेश जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। महेश जी, आवाज बहुत कम भी आ रही है, बहुत ब्रेक भी हो रही है। मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको सुन पाऊं। तब तक शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी,
क्या लगता है आपको, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, आप हमेशा उद्योगपतियों की बात करते थे, ऐसा कोई डिबेट मेरा और आपके साथ नहीं रहा जिसमें अडानी का नाम नहीं आए, अंबानी का नाम नहीं आए, तो अब इन पर भी एक टैरिफ की मार की बात हो रही है। कितना इफेक्ट आप इस पर देखते हैं और सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए एक जवाब देने के लिए? नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को, राठी जी आपको। देखिए, अमेरिका हो हिंदुस्तान, रिश्ता बहुत अच्छा 15-20 साल से बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से आए, अभी 2024 में क्या हो गया पता नहीं, अचानक डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आपस में भी फाइट चल रहे। अभी अभी एक न्यूज ऐसा है कि वो धमकी दे रहे कि भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील, इनके साथ युद्ध के लिए डिफेंस के लिए वो लोग प्लान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 50% के बाद भी और भी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत नुकसान हो जाएगा, जॉब चला जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा। फोर्ट हो या और अदानी चाइना से रिश्ता बना रहे, और अंबानी का जो ट्रेड चल रहा था, ट्रेड में अभी शेयर मार्केट इंडिया में रिलायंस का बहुत नीचे आ गया है। दूसरी बात, बिरला ने 1500 करोड़ का टेक्सटाइल बिजनेस अमेरिका में ये किया है, उसमें पूरी तरह से नीचे जाएगा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में कुछ तालमेल नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा। जॉब क्या होगा, जीडीपी -8 पॉइंट पे जाएगा। दूसरी बात क्या है कि बांग्लादेश में 22% ये है। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती कर रहे हैं, ईरान में भी जगह नहीं मिला है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ है। मेरे को लगता है कि कश्मीर को अभी अमेरिका के माध्यम से या पाकिस्तान से कश्मीर में पैसा आ रहा है, कश्मीर में आगे जाके इंडिया को धोखा हो सकता है। युद्ध की ये सूचना है, थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखो, मेरे को जरा अपेक्षा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिन में थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता युद्ध होगा, लेकिन सिचुएशन तो वैसा आ रहा है। उनके सोशल मीडिया माध्यम से जो ट्रुथ पे जो आया न्यूज, उनके सोशल मीडिया से आते हैं, तो उसमें ऐसा बोल रहा है कि आप तैयार रहिए, और डिफेंस में पूरी तरह से उनका ऑर्डर चल रहा है, किसी भी हालत में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। चाइना, रशिया और हिंदुस्तान तीनों मिलके चाइना में जो दोस्ती करने जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप में भी फाइट चल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जेएमएफसी या हाईकोर्ट, वहां डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है टैरिफ के ऊपर। तो दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, मेरे को लगता है नीचे का ही दोनों ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट में हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप पगला जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की तैयारी करेगा, और 100% पुतिन, मोदी जी और चिंगपिंग, ये तीनों, और ब्राजील, ये चारों मिलकर युद्ध की तैयारी करना पड़ेगा। उस टाइम पाकिस्तान से बांग्लादेश, नेपाल, तुर्की, ये सब अमेरिका के, चाइना के साथ मिलजुल के आगे जाके हिंदुस्तान को धोखा हो सकता है। दूसरी बात, अभी जो महंगाई चरम पर है, जॉब नहीं है, 2 करोड़ नौकरी तो अभी तक हुआ ही नहीं है। एमएसएमई ये जो बता रहे, लोन तो दे रहे, लेकिन आप देंगे कैसे? और डोनाल्ड ट्रंप आज भी धमकी दे रहे हैं एप्पल को कि आप लोग उधर से बंद करो, तो मैं अमेरिका में ये करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के क्या एक क्वालिटी होता है, अभी जो दीपक जी और जो सोमनाथ सर जी जो बता रहे थे कि दीपक जी का उनके तरीके से एक हैंडल है, लेकिन अदानी चाइना में अपना दुकानदारी चलाने के लिए, नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता के लिए चाइना नहीं गए थे, अडानी के लिए गए थे। अडानी 24 जून 2025 में अदानी पहला जाके, उसके बाद राजनाथ सिंह, जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गए। लेकिन मोदी साहब सिर्फ अदानी के लिए गए हुए, मेरे को नहीं लगता इंडिया के लिए गए। आज देखिए, जयशंकर जी का बेटा
एक यूके में सेटल है एनआरआई, और एक अमेरिका में भी बड़े मायने में बिजनेस चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी, इनका जय शाह का भी बिजनेस लंदन में चल रहे, यूके में चल रहे, बहुत बड़े मायने में बिजनेस चल रहे। अच्छा, आपको ऐसा उसके क्यों बाद लगता है शिवानंद जी कि चाइना का जो दौरा हुआ, पीएम मोदी का जो मुलाकात हुई सिर्फ अडानी के लिए हुई, देश के लिए नहीं हुई? क्यों सिर्फ अडानी के ऊपर थोड़ी हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है देश की? ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए राखी जी, अगर राखी जी, मेरे को अगर ऐसा लगता है तो एलओपी हमारा नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे कि आप जीएसटी का कम करो, 28% जीएसटी व्यापार सब खत्म हो रहे हैं, तो जीएसटी थोड़ा अभी सुन के मोदी साहब ने कम किया। इसके पहले कोरोना में थाली बजा के कोरोना ठीक नहीं हुआ, बड़े महीने में मैनेज। दूसरी बात, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का नियत साफ है, सब बिजनेसमैन के साथ बैठना चाहिए। आदित्य बिरला, बजाज, अदानी, अंबानी या जितना बिजनेसमैन है सबके साथ बैठ के विश्वास में एलओपी राहुल गांधी जी के साथ बैठना चाहिए, फिर सब बिजनेसमैन को लेके जाना चाहिए था चाइना। अरे डिस्कस करो ना, देश के लिए अगर लेन देन है तो डिस्कस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी गलत है, लेकिन दिखता है वही ना कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। गौतम अदानी चाइना गए 24 जून 25 में, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी गए, उसके स्वागत विगत हुआ। अभी देखिए, अभी देखिए आर्मी सीज फायर जो हुआ, सब जो इंडिया में, जो हिंदुस्तान में अटैक हुआ, सब पाकिस्तान चाइना का ही है। पाकिस्तान का क्या था? पाकिस्तान का कुछ भी नहीं था। आप देखिए ना सीज फायर के, मेरे को लग रहा है आज आने वाले दिन में बड़ा मायने में युद्ध होगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, हिंदुस्तान, तुर्की, ब्राजील, ये सब, ईरान, सब मेरे को नहीं, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर साफ है, अदानी के लिए नहीं गए, तो सब बिजनेसमैन को विश्वास में लेकर सब बिजनेसमैन को इन्विटेशन क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था ना। अगर बिजनेस ओपन करे तो देना चाहिए था। दूसरी बात, 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी यही अहमदाबाद में झूला था, चीनी हिंदुस्तानी भाई, लेकिन क्या हुआ? नुकसान ही हुआ ना। चाइना का इन्होंने मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया, अरबों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार हो गया, और तो वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाया है। ये मेरे को नहीं लगता 3 महीने के अंदर एनडीए सरकार गिर जाएगा, वो और गरीब दलित पिछड़ों के गवर्नमेंट आ जाएगा। मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, और आने शिवानंद वाले जी, दिन ये, और इंडिया में महंगाई चरम पर है, फार्मर का आत्महत्या बढ़ रहे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं, प्लानिंग क्या है? बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए ना, कितना नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट शिवानंद इंपोर्ट जी। माइनस, राखी जी सबका जॉब जाएगा। राखी जी, इसका दुखी की बात है। ऐसा कौन सा काम किया? अगर नरेंद्र मोदी जी साफ है तो सब बिजनेसमैन को लेके जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, एक सेकंड। राखी जी 30 सेकंड। डोनाल्ड ट्रम्प, मेरे को लगता है कि 100% टेरिफ कम करने का अपेक्षा है, क्योंकि जो कोर्ट की जिस तरह से ऑर्डर हुआ है उधर, और उनके भी 2 बेटे हैं, बेटी, उनका भी बिजनेस है, अदर कंट्री में भी बिजनेस है, उधर भी टेरिफ का उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरे को एक अपेक्षा है, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी की सफलता नहीं बोलता हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प टेरिफ कम करने का 100% गारंटी है, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनते में, क्योंकि यहाँ बिजनेस है लोगों में, उधर अमेरिका में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं, सब यहाँ से होता है। यही मेरे को अपेक्षा है। राखी जी, चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ी सी कम आ रही ऑडियो, पर ठीक है, मैं अभी सुन पा रही हूँ। सुमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वैकल्पिक बाजार हैं और नई नीतियां हैं, ये कितनी कारगर होंगी इस 50% टैरिफ के बाद? और खास तौर पर उन लोगों को हमने सबसे ज्यादा कंसर्न किया है, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग हैं, जो वाकई कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापार में हैं, और कई सारे लोग उनके साथ जुड़ के जॉब कर रहे हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ेगा। किस तरह से इसको देखते हैं? दरअसल हम लोग जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, अदानी, अंबानी, रिलायंस, इन पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इस टैरिफ से एक बड़ा नुकसान होने वाला है एमएसएमई, जो मझोले और छोटे उद्योग हैं, जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं अपना सामान। लकी जी, आवाज नहीं आ रही। हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में पानीपत हैंडलूम के लिए हजारों सैकड़ों करोड़ का निर्यात करता है। अंबाला है, यहाँ स्कूल कॉलेजों को जो वैज्ञानिक उपकरण हैं
उनके सैकड़ों करोड़ के निर्यात होते हैं। ये छोटे जो निर्यातक हैं ये संभलने वाले नहीं है। अदानी अंबानी तो समझ जाएंगे, उनके बहुत साधन है, बहुत संपन्न है। ये छोटे बैठे हुए मझोले और छोटे उद्यमी, इनको संभालना जरूरी है। अभी अगर आपको जानकारी होगी तो हरियाणा में हैंडलूम का कई हजार करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, काम रुका पड़ा है उनका, मजदूर खाली बैठ गए हैं कि बना के करें कि हम लोग कैसे भेजेंगे 50% टैरिफ के ऊपर, कौन खरीदेगा हमारा माल। ये दिक्कत उनको आ रही है सारे के सारे। तो जो छोटे उद्यमी हैं इनको भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। सारी चर्चा का बिंदु, केंद्र बिंदु अगर हम सोचें कि अदानी अंबानी और वही करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, देखो ट्रंप से दोस्ती बनाए रखने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी नमस्ते ट्रंप तो कभी हाउडी हाउडी मोदी जैसी सभी जितने तरीके अपनाए जा सकते थे वो अपनाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका अविश्वसनीय नहीं रहा। जिस तरह से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, कई देशों का टैरिफ बड़ा कम रखा, चीन पे, बांग्लादेश पे, थाईलैंड पे, वियतनाम पे बड़ा थोड़ा सा टैरिफ रखा। उसने हिंदुस्तान पे उसे 50% सीधा बढ़ा दिया है और अब भी कह रहा है कि ये पहला फेज है, दूसरा फेज आएगा, तीसरा फेज आएगा। इसका मतलब ये है कि उससे पता नहीं नाराजगी, किस बात की नाराजगी हो गई है। हमारा तो अच्छा दोस्त था, वो कहना दोस्त ना रहा। मोदी जी दोस्ती बड़ी अच्छी की थी जैसे, लेकिन ये गद्दार निकला और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमने नया बाजार शुरू किया है चाइना का और रूस का। देखो रूस पुराना दोस्त है हमारा और लंबे अरसे से कांग्रेस के ज़माने से मित्रता रही है, लेकिन चीन पर भरोसा कम किया जा सकता है। देखो चीन की दो चीज़ें, एक तो हमारे सीमा जो लग रही है वहाँ के तिब्बत समेत कई इलाकों पर निगाह है उसकी। ये मत समझो कि वो 1962 को करके भूल गया है, 1962 दिमाग में चल रहा है उसके, अभी चल रहा है दिमाग में उसके। ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारा बहुत पक्का दोस्त नहीं है और ये बाजार में वो छाना चाहता है। अगर आप देखेंगे दीपावली जो पटाखे आते हैं, होली में जो पिचकारियाँ आती हैं, वो दिवाली में लड़ियाँ जो आती हैं, वो सारी चाइना से आनी शुरू हो गई थी। बाद में स्वदेशी आंदोलन चलाया, यहाँ पर रोका गया, जगह जगह चाइनीज चीज़ का बहिष्कार किया गया। और अब अगर चाइना को हमने ढील दी, दोस्ती ज़्यादा नज़दीकी कर दी हमने, तो हरियाणा देश के बाजार में चीन बुरी तरह छा जाएगा और जो लोकल निर्माता हैं, छोटे निर्माता हैं यहाँ के, उन पर वो बड़ा इफेक्ट करने वाला। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो निर्यात अगर हम कम करेंगे तो डेफिनेटली जो है डॉलर कम आएगा और डॉलर कम आएगा तो जो हिंदुस्तानी रुपया है उस पर दबाव पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए राजनयिक तरीकों से एक बार अमेरिका से बातचीत करे, भाई क्या बात है, क्या बात होगी, इतना आप तंग कर रहे हो हमें। ये ज़रूरी नहीं कि ये दोस्ती जो होती है राजनयिकों की कच्ची होती है, पक्की होती है, टूटती है, जुड़ती है। एक तरफा मान के बैठ जाए कि अमेरिका दुश्मन बन गया हमारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सरकार को अमेरिका से राजनयिक संबंधों के जरिए एक माहौल बनाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ से जो देखो कुल निर्यात का 23% निर्यात अमेरिका को हो रहा है हमारा, और 87 अरब डॉलर का निर्यात 24 में हुआ है। कितना बड़ा निर्यात है हमारा, कितना फर्क पड़ेगा उससे बंद होने से। तो इसलिए हमें राजनयिक तरीके से भी अमेरिका से एक बात तो कोई बातचीत निकालनी चाहिए, वो रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो दिमाग खराब हो रहा है इसका ट्रंप का, वो दिमाग ठीक हो जाए और सही रास्ते पर आ जाए। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अनुपम जी एक बार फिर से आप ही की तरफ, और जो एक सुझाव के तौर पर भी देखिए जो एक्सपर्ट हैं अपनी बात रखते हैं, और ये बात सच है इस वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष महेश जी रख रहे थे लेकिन कुछ उन्हें काम आ गया है तो वो फिलहाल अब हमारे साथ कनेक्ट नहीं है इस चर्चा में। लेकिन एक बात है, सरकार की क्या पॉलिसी देखते हैं, क्या हमारी विदेश नीति या हमारी पॉलिसी या गवर्नमेंट का एक प्रयास होना चाहिए, जिस तरीके से सुमन जी कह रहे थे कि कुछ बात की जा सकती है, कुछ ठीक हो सकता है, क्या आपको कोई उम्मीद ऐसी लगती है? अभी थोड़ी देर पहले शिवानंद जी भी कह रहे थे कि हाँ टैरिफ को कम कर सकते हैं, लेकिन जो हो गया, जो इम्प्लीमेंट हो गया है, उस पर कोई संभावना आप देखते हैं? देखिए राकेश जी, जो हो गया है वो बदल भी सकता है, तो पूरी संभावना मैं देखता हूं, लेकिन वो कितना परमानेंट होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कल को डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ को कम कर दें और 1 महीने 2 महीने बाद या 1 साल बाद फिर से कुछ टैरिफ लगा दें, क्योंकि वो अभी 4 साल रहने वाले हैं और 4 साल बाद भी
4 साल का समय लंबा समय होता है, और क्या हम इस अनिश्चितता में जीते रहेंगे कि कब ट्रंप टैरिफ लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे? हमको कुछ ठोस पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मुझे कम से कम 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं जो भारत सरकार जिनके ऊपर जाना शुरू करेगी। पहले ऑप्शन की तरफ भारत सरकार जा चुकी है, जीएसटी कम करके एक बार डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का जो बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि हमारी जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान, जो एक्सपोर्ट करे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, उनको भारत में ही उनके सामान को खपाया जा सके। इसके लिए जीएसटी का सरल होना जरूरी था, उसके ऊपर सरकार ने काम किया है। तो ये पहला स्टेप तो हमने ठीक ठाक चल दिया है, लेकिन अब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमको करना है, 2 ऑप्शंस हैं। पहले तो आपको अल्टरनेट मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कम भी कर देते हैं तब भी जिस तरह मैं अनिश्चितता की बात करता हूं, वो हमेशा एक सर पर तलवार लटकती रहेगी, ये कब बंद हो जाएगा। तो बिजनेस ऐसे नहीं चलेंगे, आपको अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। अब अल्टरनेट मार्केट्स कहां पे होंगी ये सरकार को देखना। अब ये हमारी डिप्लोमेसी की एक अग्नि परीक्षा है कि हम वो मार्केट चाइना में ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि चाइना जो हमारा व्यापार है उसमें हम घाटे में, चाइना हमसे बहुत कम माल खरीदता है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं, हम वहां सिर्फ आयात करते हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं जो कि चाइना के लिए बहुत जरूरी है। तो वहां वो तो हमारे ऑप्शन से ही हट गया है। 2 बड़े ऑप्शन बनते हैं, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन। इनके साथ हम लगातार एग्रेसिवली अगर हम अप्रोच रखेंगे और यहाँ पर अपना एक कंज्यूमर बेस बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक अल्टरनेट मार्केट मिल सकती है। लैटिन अमेरिका भी है, कुछ ऐसी अनटच्ड मार्केट है जिसके ऊपर अभी तक हम नहीं गए थे, जैसे अफ्रीकन नेशंस हो गए, उनके ऊपर हम जा सकते हैं, वहां पर हमारी कंपनियां अपने लिए कुछ कंज्यूमर्स ढूंढ सकती हैं। तो इस तरह से ये एक सतत प्रक्रिया चलनी चाहिए और एग्रेसिव रूप से चलनी चाहिए, ताकि हमें ज्यादा नुकसान ना हो, हमारे व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। और तीसरा एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर भारत सरकार को निश्चित तौर पर जाना चाहिए। WTO एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हमको अपनी नाराजगी दर्ज करानी चाहिए अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ डोमेस्टिकली जो हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है, उनका कोर्ट कुछ कह रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी आंतरिक समस्या है। लेकिन चूंकि WTO के हम मेंबर हैं, और WTO हो, IMF हो, इन सब में हमें जबरदस्त विरोध दर्ज कराना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया तो हम भी लगा दें, हम नहीं लगा रहे हैं, ये हम एक बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने और डोनाल्ड ट्रंप पे यही अंतर है, हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप त्वरित निर्णय ले रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर शिवानंद भी बोल रहे थे, शायद वो युद्ध करना चाहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आदमी जिस दिन गद्दी पर बैठा था 20 जनवरी 2025 को, पहले ही दिन वो कह रहा था मुझे कनाडा और मैक्सिको सारा कुछ चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, बाद में बोलने लगे मुझे गाजा भी चाहिए। इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई में वो कह रहे हैं गाजा मैं खरीद लूंगा, वो पाकिस्तान भी उनको चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। तो उनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। वो एक श्रूड बिजनेसमैन है, वो केवल धमकी देना जानते हैं और धमकी की भाषा ही समझते हैं। देखिए, चाइना ने भी धमकी दी तो वो समझ गए, लेकिन हम धमकी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास वो सब चीजें नहीं है, वो लीवरेज नहीं है जो चाइना के पास है। तो हमें अपने रिसोर्सेज के तहत रहते हुए अमेरिका के साथ बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, डील की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको अल्टरनेट मार्केट, लीगल फ्रेमवर्क और डोमेस्टिक कंजम्पशन तीनों के ऊपर राकेश जी लगातार काम करना पड़ेगा और बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसा मैं पहले अपने वक्तव्य में कह रहा था, जॉबलेसनेस होगी, जॉब जाएंगे, भले ही ठीक है, मैं बाकी लोगों से सहमत हूँ, सारे सेक्टर्स पे पाबंदियां नहीं लगी हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, मिर्जापुर भदोही का कालीन मार्केट हो गया, वहां पर आप जाके देखिए घरों में कालीन बन रहे थे, उनको मार्केट अमेरिका में मिल रही थी, लेकिन अब अगर वो जाएगी तो उन लोग जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसको उसकी जॉब जाएगी जिसकी कहीं गिनती नहीं होती, तो उनको कहीं ना कहीं खपाने के लिए, ताकि ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा ना बने, उनको खपाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, डोमेस्टिक रूप से भी हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ओमनाथ जी, यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी, ओवरऑल सिनेरियो में, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, या आप ज्वेलरी में चले जाइए, या फिर आप सोलर कारोबार, जैसा कि हमने अडानी पोर्ट का जिक्र भी किया, आप मुकेश अंबानी चले जाइए, इनकी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत सारे मतलब ऐसे चीजें हैं, ऐसा सेगमेंट है जो बहुत सारी चीजों पर ना इसको समझना पड़ेगा। इन सारी चीजों पर यदि 50% टैरिफ का थोड़ा थोड़ा भी फर्क पड़ता है, भले देर से ही सही, आगे पीछे इसका फर्क तो पड़ेगा। देखिए, अभी तो कोई टैरिफ कम होने की कोई दूर दूर तक लाइन नहीं है,
होता भी है तो कुछ तो रहेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि 50% से जीरो कर देंगे या 50% से हाफ कर देंगे। फिलहाल तो हम 50% ले रहे हैं। तो जब सारे ही सेगमेंट पर स्पेशली सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है, जो टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो सेक्टर है, ज्वेलरी पार्ट है, पोर्ट है, सोलर, ये तो सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इन पर जो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या कोई गिरावट आप देखते हैं? क्योंकि हाल ही में हम बहुत अच्छा ग्रो करके गए, बहुत अच्छी चीजों को हम ले जा रहे हैं और किसी भी चीज का इफेक्ट एकदम से नहीं होता। तो धीरे धीरे यदि वो ब्रेक होता है तो कितना हमको कितना नुकसान हो सकता है, और इसके लिए जो एक रणनीति बना रहे हैं ये बिजनेसमैन, वो कितनी फ्रूटफुल आप देखते हैं? बिल्कुल, अब जो सेक्टर्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल, जो बड़े मैन पावर को एम्प्लॉय करते हैं, अगर उन पे असर पड़ता है तो निश्चित तौर पे $40 बिलियन से अधिक का अगर हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमी पे असर ना पड़े ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो जो अभी जीएसटी में हमें छूट मिली है कंज्यूमर गुड्स को लेकर के, हमने अपना बाजार का दायरा बढ़ाने की कोशिश करी है, बेसिकली वो बहुत ही आनंद फानंद में लिया गया एक डिसीजन है। रात के 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला है। तो वो ये दर्शाता है कि हम भी अपनी जनता के प्रति और मार्केट के प्रति सचेत हैं। और आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ने भी 85,000 का हाई बनाने के बाद में 82,000 तक फ्लैट था जब ये टैरिफ और ये सारी चीजें हो रही थी। तो मार्केट ने भी ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया कि वो एक दिन में 10% 5% गिर गया हो, क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे पूर्ण रूप से विश्वास है। 140 करोड़ की जनसंख्या कम नहीं होती, लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं जिन पे असर पड़ रहा है उससे निश्चित तौर पे 0.25% से लेके 0.5% तक जीडीपी पे असर पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह कि उतना हम कितना रिकवर कर पाते हैं, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के थ्रू कितना पोर्शन रिकवर कर पाएंगे, और ऑब्वियसली जो हमारे इनकम टैक्स में हमने छूट दी थी इस साल के न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू, जीएसटी में अभी जो हमने नई छूट दी है, इन दोनों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। और मीनवाइल जो आपने बात रखी कि ये जो टैरिफ है इसका भी असर हमें दिखाई देगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे लिए क्रूशियल मंथ है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास मीनवाइल में इस दरमियान में एक बड़ा चेंज ये देखने को मिला कि जो भारत और चाइना फूटी आंख एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वो दो लोगों ने भी हाथ मिलाया। बेसिकली डिप्लोमेसी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं कर रहे, हमें भी डिप्लोमेसी करना आता है। रशिया के प्रेसिडेंट के साथ में अगर बंद गाड़ी में नरेंद्र मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं, ना उन्हें हिंदी आती है ना उन्हें रशियन आती है, फिर भी कोई ना कोई बात उन्होंने जरूर की होगी। बेसिकली उसमें डिस्कशन कुछ भी हुआ हो, ना आपको पता है ना मुझे पता, लेकिन वो एक संदेश था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी डिप्लोमेसी करना जानते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने भी एक बात कही थी कि अमेरिका का मार्केट अगर बंद होता है तो हमारा रशिया का मार्केट उनके लिए खुला है। सब अपने अपने लेवल पे डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसकी भी एक लिमिट सीमा है, वो चाह के भी उस सीमा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंत है। लेकिन एक अच्छा सबक भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि इसने एक चीज ये दिखा दी है कि हम बहुत ज्यादा किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स, ऑल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे लगातार 365 दिन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 365 दिन और इकोनॉमिक सुधारों पे 365 दिन काम करना होगा। ये वन डे का फेयर नहीं है कि हम बजट में खड़े हुए और हमने कोई एक घोषणा कर दी और उससे 365 दिन मार्केट चलेगा। आजकल जियोपॉलिटिक्स वैसी नहीं बची। आप रोज सुबह उठते हैं और रोज सुबह एक नई न्यूज होती है, उसका कोई एक नया इम्पैक्ट होता है। आप और हमको ये डिबेट जारी रखनी पड़ेगी। शिवानंदी जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, सुमन जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, अनुपम तिवारी जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल्टरनेट मार्केट, प्रोडक्ट को बिल्ड करना, ये हमारे लिए अब एक एक की जिम्मेवारी है। अमेरिका जैसे कोई दूसरा देश भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आज अमेरिका है, कल बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा था, परसों मॉरिशस भी, एक जो भी थे, श्रीलंका ने भी हमें आंख दिखाने की कोशिश करी। हमारे प्रोडक्ट अगर कॉम्पिटिटिव होंगे, हमारे पास कोई ना कोई लीडिंग अगर एज होगी, तो फिर किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। दीपक जी, एक बात है, क्या इस कठिन दौर से निकलने का, कठिन दौर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि देखिए सभी ने एक्सेप्ट किया, इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जैसा भी होगा इफेक्ट तो पड़ेगा। तो इससे निकलने का जो सबसे अच्छा तरीका मैं समझ पा रही हूं, और जो व्यूज अभी ओमनाथ जी भी दे रहे थे, कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो ग्राहकों के लिए जरूरी हो ताकि अतिरिक्त लागत भी चुकाने के लिए तैयार हो। क्या इन चीजों पर वर्कआउट करने से हम अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें?
देखिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो गया आजकल इंडिया में, क्योंकि शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार हुआ है और अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे उस नौकरी ढूंढने के बजाय अपने समय को अगर कुछ इनोवेशन में लगाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स उन्हें दी जा रही है। हालांकि ये बात जरूर है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी उसके आड़े आती है, लेकिन फिर भी अगर कोई ठान ले तो वह दिन दूर नहीं है जब इंडिया में हम पहले बचपन में बोलते थे कि जापान में बच्चा बच्चा कैलकुलेटर बनाता है। तो अब हम सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की जरूरत है आज की तारीख में, और इंडिया में 2 फैक्ट्री डल रही है सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ समय के लिए जरूर थोड़ी सी खराब दिख रही है, लेकिन आने वाला समय इंडिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, हम एआई के साथ चल रहे हैं। एआई के ज्यादातर डेवलप मतलब 50% डेवलपर इंडियन से एआई के, और आज भी जो वर्क हो रहा है इनोवेशन का, तो मुझे लगता है कि यह समय बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। सिर्फ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को इनकेश करना है धैर्य के साथ। बिल्कुल ठीक है। शिवानंद जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए सर, समय हो गया। सर अनम्यूट करिए। देखिए, अमेरिका को इतना हल्के में लेके नहीं चलेगा। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी के सामने जंजीरा डाल के उन्होंने लोगों को भेज दिया। मेरे को ऐसा भी डर है कि वहाँ जो भारतीय अभी हिंदुस्तानी रह रहे सबको वापस अपने अपने देश को जाने के लिए वो भी ऑर्डर करने वाले, ऐसे मेरे को अभी नॉलेज अभी मेरे पास आया, क्योंकि श्याम पित्रोदा सर उधर ही है। मेरे मित्र मनोज शिंदे जी है, वो व्हाइट हाउस के बहुत क्लोज है। तो वहां से ऐसे है कि वहां के और भी लोग इधर इंडिया को भेजने का डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ही ये हो गया है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के साथ नरेंद्र मोदी जी की वजह से रिलेशन बहुत खराब हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्ती किया, करनी और कतनी भुगतना पड़ेगा पूरा हिंदुस्तान को। दूसरी बात, दीपक जी को क्या हुआ पता नहीं, कौन सा बिजनेस करे दीपक जी। सोमनाथ सर जी और तिवारी सर और सुमन सर ने टेक्सटाइल की जो बात रखी, आज महंगाई चरम पर है। टेक्सटाइल अगर बंद हो गया, बेरोजगारी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट में बिजनेस कम हो जाएगा। अभी तिवारी सर ने भी वही बोला, सोमनाथ सर ने भी वही बोला, सुमन सर ने यही बोल रहे कि हरियाणा में टेक्सटाइल एक एग्जाम्पल हुआ। मुंबई महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या जम्मू कश्मीर, वहां भी कितने बड़े महीने में इश्यू चल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि अभी आने वाले नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द रिजाइन दे दीजिए, नया गवर्नमेंट आने दो, उसमें नया पॉलिसी हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता नरेंद्र मोदी जी की वजह से बहुत खराब हो गया अमेरिका से। चलिए, मतलब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो 50% टैरिफ चला जाएगा, संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? इतना आसान हो जाएगा सर? नहीं, राखी जी एक मिनट बात तो सुनिए। अभी अंबानी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प है और चिंगपोंग अदानी के साथ है, तो चाइना और अमेरिका के जो कॉर्पोरेट वार में नुकसान आम आदमी लोगों को हो जाएगा। हम चैनल पे बैठ के हम ज्यादा बोल नहीं सकते, क्या कर सकते ज्यादा मोदी साहब को दो बातें बोलेंगे डोनाल्ड ट्रम्प को, लेकिन आखिर अपने को ही भुगतना है। इसलिए दीपक सर को भी बोलता हूँ, थोड़ा आंख खुला करके बिजनेस कीजिए। आप समझ रहे, आजकल लड़के लोग सब मोबाइल पे लगे रहे और मोबाइल पे सब अपने अपने काम में, कोई भी काम करने में शिवानंद जी चलिए, रोजगार ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बढ़ गए। समय हो गया, मैं रोकूंगी। शिवानंद जी ठीक है, चलिए, मेन मुद्दा ये था कि इस टैरिफ का कितना इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा, जो बिजनेसमैन है उन पर कितना होगा, और एक कंक्लूजन निकालने की बात हो रही थी। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, वैकल्पिक बाजार और नई नीतियां जो हैं वो कितनी कारगर होंगी, क्या इसके लिए सरकार प्रयास करेगी, उनकी जो कोशिशें पहले थी या होंगी वो कितनी सफल होंगी, ये सारी बातें तो इंपॉर्टेंट हैं ही। इसके साथ साथ ये बात भी तय हो चुकी है कि इस टैरिफ का असर तो पड़ेगा, और इसका जो असर पड़ेगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ को कम करेंगे? अब वो जो भी करें या ना करें, लेकिन इफेक्ट पड़ना है, और इसके लिए हमें अपनी रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे भारत को इससे बहुत ज्यादा प्रभावित न कर पाए डोनाल्ड ट्रंप। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।